हेलो। मैंने आपको पिछली क्लास में कूलाम्स लॉ के बारे में बताया था, तो आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं लेसन नंबर 1 में फिजिक्स के अंदर। तो इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन गिवन है कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फाइंड आउट करना है। कितना होगा? 250 ml का एक कप है पानी से भरा हुआ, तो उसके अंदर कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। तो हमारे पास जो पानी है वो है 250 ml। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका मास निकाला, मास ऑफ वाटर। मास इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि 1 ml का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये बातें आपको लर्न होनी चाहिए। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो पानी होगा वो 1 ग्राम होगा, उसका मास जो है। तो अगर हम यहाँ पे मास ऑफ वाटर निकालते हैं जो 250 ml का कप है, तो मास आया उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम जो कि हमें गिवन था कि वॉल्यूम में ये 250 ml है, तो 250 और ml को हमने चेंज कर लिया किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो दैट्स व्हाई वॉल्यूम हुआ 250 सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी होती है वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ, इस सेंटीमीटर क्यूब से ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये टोटल वैल्यू आई 250 ग्राम। क्लियर है ना? अभी हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर मास निकाला। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, ये हुआ 2 इंटू मास ऑफ H प्लस मास ऑफ O। 2 इंटू H का मास हुआ 1 एंड O का हुआ 16, तो इट इज इक्वल टू 18। अब मास, ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये ग्राम मोल के इक्विवेलेंट होता है, तो ये आ गया, इट मींस 1 ग्राम मोल की वैल्यू कितनी आई? 18 ग्राम। ठीक है ना? 1 ग्राम मोल की वैल्यू आई 18 ग्राम। और पिछली क्लासेस से ये आप लोग जानते हैं एवोगैड्रो नंबर के बारे में कि 1 ग्राम मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10 पावर 23। तो 1 ग्राम मोल या 18 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आया? 6.023 इंटू 10 पावर 23। ठीक है ना? 1 ग्राम मोल या जो 18 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है? 6.023 इंटू 10 पावर 23। इतने मॉलिक्यूल्स है। तो 1 ग्राम मोल, तो जब 18 ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल हैं, तो 1 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हुआ? जब भी 1 की वैल्यू निकालते हैं तो ये आया 6.023 इंटू 10 पावर 23 अपॉन 18। ठीक है ना? और हमारे पास कितना वैल्यू था? टोटल मास ऑफ वाटर था 250 ग्राम। तो 1 ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल है, तो 250 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हुआ? जब भी एक की वैल्यू निकालते हैं डिवाइड करते हैं यूनिटरी मेथड में, आपको पता होना चाहिए। और 250 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुए 6.023 इंटू 10 पावर 23 अपॉन 18 इंटू 250। इतने मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे पास मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? हमारे पास जो 250 मिलीग्राम का पानी का भरा हुआ कप था, हमने क्या किया, उसका पहले मास फाइंड आउट किया। मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब 250 ml का मतलब होता है 1 ml मीन्स होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 250 ml का मतलब हुआ 250 सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसे सॉल्व किया तो टोटल वैल्यू आई 250 ग्राम। ये पानी का मास आ गया जो कप के अंदर है। फिर हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O निकाला, तो 2 इंटू H का मास प्लस O का मास। H का मास होता है 1 एंड O का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, तो टोटल आया 18। और ये जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये 1 मोल के इक्विवेलेंट होता है। और 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के इक्विवेलेंट। ठीक है ना? ये बातें आपको पिछली क्लास से मालूम है। इट मीन्स 18 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हुए? इतने। तो 1 ग्राम के अंदर कितने हुए? दिस अपॉन 18। एंड हमारे पास टोटल वैल्यू थी 250 ग्राम।
तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए इतने। क्लियर? अभी चूंकि हमें निकालना तो इसके ऊपर चार्ज है कि कितना प्लस या माइनस का चार्ज होगा, तो हमने क्या किया, H2O का के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन निकाले, नंबर ऑफ प्रोटॉन या और इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किए H2O के अंदर। तो H2O के अंदर हुआ 2 इंटू H का। प्रोटॉन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर का यूज करना पड़ेगा, 2 इंटू H प्लस O। अब 2 इंटू H का नंबर होता है 1 एटॉमिक नंबर और O का होता है 8, तो ये आया टोटल 10। इट मीन्स एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 क्या हुए, 10 प्रोटॉन हुए या फिर 10 ही इलेक्ट्रॉन हुए, क्योंकि एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बेसिक बातें आप लोगों को पहले से ही पता होनी चाहिए। इट मीन्स अभी हमने क्या पता कर लिया है कि एक मॉलिक्यूल वाटर के अंदर 10 प्रोटॉन या 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। फिर हमने क्या किया था, ऊपर जो 250 ग्राम था उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर लिए। क्लियर है ये सब बातें आप लोगों को? तो अभी हम क्या करेंगे, इतने मॉलिक्यूल्स है हमारे पास और एक मॉलिक्यूल के ऊपर इतना चार्ज है, तो इतने मॉलिक्यूल्स के ऊपर कितना चार्ज हो गया, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स इंटू 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो टोटल चार्ज हुआ 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू, ये तो एक मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है, मॉलिक्यूल है हमारे पास कितने, 6.023 इंटू 10 पावर 23 अपॉन 18 इंटू 250। क्लियर है ना? तो ये सॉल्व किया हमने, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 into 6.023 10 power 23 upon 18 into 250। क्लियर है? यहाँ तक आपको अगर क्वेश्चन समझ गए हो तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 1.34 इंटू 10 पावर 7 कूलम। इसे सॉल्व करेंगे तो आया 1.34 इंटू 10 पावर 7 कूलम। इतना चार्ज टोटल आ रहा है। तो आप दोबारा रिवाइज करते हैं एक बार। हमें क्वेश्चन में बोला था कि हमारे पास एक वाटर का कप है जिसके अंदर 250 ml वाटर था, ठीक है ना? तो हमने पहले क्या किया, उस वाटर का जो कप है उसका मास फाइंड आउट किया। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्लियर? अब 250 ml का को हमने वॉल्यूम में चेंज किया, 1 ml मींस 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 250 ml का मतलब हो गया 250 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो टोटल मास जो आया वो 250 ग्राम आया। फिर हमने क्या किया, H2O के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये पता किए। तो इस तरीके से हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अब H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 और मॉलिक्यूलर मास जो होता है 1 मोल के इक्विवेलेंट होता है, और 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं एवोगाड्रो नंबर के इक्विवेलेंट। ये सब बातें अगर पता होंगी, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करने से पहले ही प्लान बनाते हैं कि हमें इसे कैसे कैसे सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए सब बेसिक बातें बच्चे को पहले से पता होनी चाहिए। तो 1 ग्राम मोल या फिर 18 ग्राम के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं इतने, ठीक है ना? 18 ग्राम के अंदर अगर इतने मॉलिक्यूल है तो 1 ग्राम में दिस अपॉन 18, और 250 ग्राम के अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया हमारा इतना। क्लियर? अब हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमने क्या किया, H2O के अंदर एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने प्रोटॉन है या कितने इलेक्ट्रॉन है ये फाइंड आउट किया। 2 इंटू H का मास एटॉमिक नंबर प्लस O का, H का होता है 1, O का होता है 8, तो टोटल आया 8 इंटू 10। जो एटॉमिक नंबर होता है इसका मतलब उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसके अंदर कितना 10 प्रोटॉन हुए। अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल चार्ज आया 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक मॉलिक्यूल के ऊपर, और टोटल मॉलिक्यूल कितने थे हमारे पास, इतने, ठीक है ना? तो इतने के ऊपर कितना चार्ज हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू दिस वन। अभी जब इसे सॉल्व किया तो टोटल वैल्यू आई हमारी 1.34 इंटू 10 पावर 7 कूलम।
अभी मैं समझता हूँ इतना बताने के बाद आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे कुछ हद तक। क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। रखो कि अगर आपको थ्योरी मालूम है तो न्यूमेरिकल्स आप लोग आसानी से कर पाओगे। अभी जैसे इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि चार्ज पूछा टोटल, मैंने आपको पिछले दिनों भी एक क्वेश्चन कराया गया था। सपोज क्वेश्चन ऐसा है हमारे पास 2.6 चार्जेस हैं, फोर्स निकालना है बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस, फोर्स फाइंड आउट करना है और चार्ज जो है हमें गिवन है 2 into 10 power minus 7, 2 into 10 power minus 7 कूलम and 3 into 10 power minus 3 into 10 power minus 7 कूलम। देखो हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में, हमें दो चार्ज पार्टिकल गिवन है जिनके ऊपर चार्ज कितना है 2 into 10 power minus 7 कूलम और दूसरे पार्टिकल के ऊपर 3 into 10 power minus 7 कूलम का चार्ज है, ठीक है ना। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस है इनके बीच वो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसमें हमें इन दोनों चार्ज पार्टिकल की बीच की जिसकी डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है हमें फाइंड आउट करना है कि उनके बीच में कितना फोर्स काम करेगा। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला आपको कूलम्ब लॉ यूज करना है। F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ R रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। तो इससे फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है ना। अभी एक बात ध्यान रखो, F इज इक्वल टू होता है एम ए, एम ए का मतलब M की यूनिट क्या है, केजी, एंड A की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, इक्वलेंट टू 1 न्यूटन के इक्वलेंट। ये वाली बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि यहां से हमें ये मालूम चलता है कि अगर आपको फोर्स न्यूटन में फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस जो है मीटर में होनी चाहिए, क्लियर है ना। तो अभी आप ध्यान दो, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, दो चार्ज गिवन है उनके बीच की डिस्टेंस गिवन है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है, इसलिए मैंने ये बात आपको समझाई ताकि आप ये ध्यान रखिए कि डिस्टेंस शुड बी इन मीटर। तो अभी आप क्या करें, इनकी वैल्यू पुट कर दो। ये इसकी वैल्यू हुई 9 into 10 power 9 इंटू Q1 की वैल्यू है 2 into 10 power minus 7 एंड Q2 की वैल्यू है 3 into 10 power minus 7, ठीक है ना। अपॉन डिस्टेंस कितनी थी 30 सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करेंगे। तो 30 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 0.3 एंड स्क्वायर है तो स्क्वायर किया, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आई 9 into 10 power 9, 2 into 10 power minus 7 and 3 into 10 power minus 7 upon 0.09, क्लियर है ना। तो अभी हमने यहां से क्या किया, 7 पावर से ये 9 हटाया तो यहाँ 2 पावर बची। अब इस 2 पावर को भी कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे माइनस की 5 पावर बच गई, ठीक है ना। अब ये कन्वर्ट हो गया 9 into 2 into 3 into 10 power minus 5 अपॉन 0.09 को लिखा 9 into 10 power minus 2। कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी चाहिए तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। अभी 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ और 10 पावर माइनस 2 जब ऊपर जाएंगी तो ये प्लस की हो जाएंगी, तो यहाँ वैल्यू बचेगी 10 पावर माइनस 3 एंड 3 टू जा 6, तो ये आया 6 into 10 पावर माइनस 3 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं कराया कि ये थोड़ा टफ था, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट ऑन कूलम्ब लॉ, ठीक है ना। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया। तो यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया था कि डिस्टेंस सेंटीमीटर में गिवन थी तो उसे हमें मीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, कि मीटर में आने के लिए आपको उसकी यूनिट पता होनी चाहिए।
तो बस सब वैल्यूज की थी एंड डायरेक्ट आंसर आ गया 6 इंटू 10⁻³ तो मुझे लगता है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अभी एक क्वेश्चन की कोशिश और करते हैं। ये क्लियर है ना आप लोगों को? अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही है तो कमेंट में लिख दें, उस पर दोबारा ध्यान दे दिया जाएगा। अभी एक वर्ड होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों तरफ से अगर इक्वल फोर्स लग रहा है, इट मीन ये चीज जो है इक्विलिब्रियम के अंदर है। ये बोले 2 पॉइंट फिक्स पॉइंट चार्ज है 4E एंड E। हमारे पास दो चार्ज है, एक के ऊपर चार्ज है 4E और एक के ऊपर है E। तो इन्होंने हमसे बोला और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज A। डिस्टेंस है इनके बीच की कितनी? A के इक्वलेंट। तो ये हमसे बोलते हैं कि एक थर्ड चार्ज को कहां प्लेस करें कि ये जो दोनों है वो जो थर्ड चार्ज है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो। ठीक है ना? तो हमने क्या किया, कंसीडर किया लेफ्ट थर्ड जो चार्ज है वो हमने क्यों कंसीडर किया। ठीक है ना? पीरियड ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये दो चार्ज है, यहाँ पे है सपोज 4E एंड यहाँ पे है E चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस A गिवन है। तो ये क्वेश्चन में हमसे जानना चाह रहे हैं कि थर्ड जो चार्ज है सपोज दैट इज Q, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है ना? इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस जो है x के इक्वलेंट हमने कंसीडर कर लिया। क्लियर? तो ये चाहते हैं हमसे ये जानना कि ये थर्ड चार्ज जो है कहां रखा जाए कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? तो हमने क्या किया, थर्ड चार्ज को माना कि सपोज 4E से हमने x की डिस्टेंस पे इसे रख दिया है। अगर ये डिस्टेंस x है, टोटल डिस्टेंस कितनी थी A, तो इधर बची A माइनस x। तो यहाँ पे ये जो चार्ज है इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा अगर इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अगर जो दोनों सेम पॉजिटिव चार्ज है तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ये दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए। तो अभी हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड आउट किया। दोबारा हमने कूलाम लॉ यूज किया जो कि आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे करते हैं। जब भी क्वेश्चन करो तो वो पूरा क्लियर होने चाहिए दिमाग के अंदर कि ये हमसे क्या जानना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करते हैं। इन्होंने बोला हमारे पास दो चार्ज थे 4E एंड E और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस A है। ये हमसे जानना चाह रहे थे कि थर्ड पॉइंट चार्ज कहां पे रखा जाए कि वो पॉइंट चार्ज जो इक्विलिब्रियम में। हमने क्या किया कि हमने माना सपोज हमने इस पॉइंट चार्ज को Q को इस 4E से x डिस्टेंस पे पुट कर दिया। क्लियर है ना? तो अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हमने इन दोनों के बीच का फोर्स फाइंड आउट किया। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 है 4E एंड Q2 है डिस्चार्ज Q अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है ना? अभी हमने इनके बीच का फोर्स, यहाँ पे भी दो चार्ज है E एंड Q, इनके ये फोर्स हमने F1 कंसीडर किया और इनके बीच का जो फोर्स है वो हमने F2 कंसीडर किया। तो ये कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू E अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी है A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब ये Q जो है इक्विलिब्रियम में होगा किस कंडीशन में, जब F1 इज इक्वल टू F2 होगा। तो दोनों हमने इक्वेट किए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4E इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल, ये दूसरा फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू E अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू डायरेक्ट कैंसिल आउट होगी, Q एंड E कैंसिल आउट हुए इधर Q एंड E से। अभी बचा 4/x स्क्वायर इज इक्वल 1/A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है ना यहाँ तक? अभी हमने क्या किया, इसको लिखा 2/x का होल स्क्वायर और इधर है 1/A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने दोनों तरफ, हम बोलते हैं कि हमने अंडर रूट कर दिया दोनों तरफ।
अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे तो इस स्क्वायर से रूट, यहाँ पे जो स्क्वायर गिवन है उससे रूट रिमूव हो जाएगा, तो टोटल रिजल्ट आएगा यहाँ पे 2/x इज इक्वल टू 1/a माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया देन 2a इज इक्वल 2a माइनस 2x इज इक्वल टू x, तो 2a इज इक्वल टू 3x, देन x इज इक्वल 2a/3। इसका मतलब ये वैल्यू 2a/3, इसका मतलब हमने जो वो चार्ज पुट किया था वो ये जो 2a/3 की डिस्टेंस पे पुट किया था। समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से अगर आपको थ्योरी प्रॉपर पता है इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, और थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दो कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से किया, तो फिर आपको क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये बात अपने आप दिमाग में आ जाएंगी कि कहाँ पे क्या स्टेप हमें लेना चाहिए। तो इन्हें सबको करो एंड देन बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में, ओके।